फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के जूलॉजी वाले सेक्शन ए वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बॉटनी वाला सेक्शन डील किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, जिसका एग्ज़ाम कब हुआ था? इसका एग्ज़ाम 17 जुलाई 2022 में हुआ था। ठीक है, सो फर्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 151 से लेकर के और 200 तक यहाँ पे डिस्कशन होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसाइन डीएमिनेज, मतलब कि इसको शॉर्ट में एडीए बोला जाता है, एडीए डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये जो डिफिशियंसी होता है, द पेशेंट रिक्वायर्ड पेरियोडिक इन्फ्यूजन्स ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बिकॉज, मतलब कि ये क्यों होता है। ठीक है, सो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट जहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, रेट्रोवायरस फैक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे किसके कारण होता है? तो रेट्रो वायरल वेक्टर्स के कारण नहीं होता, सो दिस इज रॉन्ग। एंड जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल एट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी देखने में रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, अगेन फिर हम देखेंगे क्या चीज़ देखेंगे, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड, एंड ब्लड से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सो जीन जो है, जीन थेरेपी जो होता है वो हमको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है, और यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल सेल, मतलब कि यहाँ मोर्टल होना चाहिए था। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a dehydration reaction into two glucose molecule to produce maltose. द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज़, अब फार्मूला जो ग्लूकोज का होता है माल्टोज में ये होता है। ठीक है, मतलब कि C6H12O6 होता है। तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ माल्टोज, मतलब माल्टोज का फार्मूला बताना है इन द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर्स, ग्लूकोज जो होता है वो बदल करके क्या बन जाता है? C12H22NO11। ठीक है, सो द राइट आंसर इज़ 3। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट मैच फॉर डिसीज एंड सिम्टम्स। बहुत सारे डिसीजेस दिए गए हैं, है ना, और इसके सिम्टम्स इसके बगल में लिखे गए हैं, तो इनमें से करेक्ट मैच कौन सा किया गया है? बहुत सारे हैं जिसमें से इनकरेक्ट हैं, जैसे कि एथराइटिस। तो एथराइटिस जो होता है वो एक जॉइंट के अंदर होने वाला बीमारी है और इन्फ्लेम्ड बीमारी होता है। ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा। अगेन फिर हम देखेंगे क्या है, टिटेनी। टिटेनी जो होता है वो हाई कैल्शियम एंड लेवल कॉजिंग रैपिड स्पैम, ये कैल्शियम के रैपिड के कारण ही होता है, ये गलत है। बहुत ज़्यादा कैल्शियम के कारण ये बीमारी नहीं होती। अगेन माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी गलत हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता। अगेन माइस्थेनिया डिस्ट्रॉफी जो होता है ऑटो इम्यून, ये ऑटो इम्यून नहीं होता। ठीक है, ये एक जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ड्रोफिस जो होता है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ना कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, इफ़ 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डेड ड्यूरिंग अ वीक एंड डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज़ डैश इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक, मतलब एक वीक में बताना है, तो एक वीक में जो होता है वो 0.1, ये डाटा एनसीईआरटी का है। अब हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन को। आगे का क्वेश्चन जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ट्रू होगा? ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है बट डू नॉट ट्रू फॉर द oogenesis, मतलब कि वैसा स्टेटमेंट को हमें चूज़ करना है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो करेक्ट है, बट oogenesis के लिए क्या है, इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट है इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, तो दोनों का दोनों हैप्लॉइड होता है, मतलब कि ये जो है ये इस स्टेटमेंट को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें तो डू नॉट कह रहा था oogenesis के लिए, बट यहाँ पे oogenesis भी हैप्लॉइड ही होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंसिएशंस ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कॉम्प्लीमेशंस ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस का सिर्फ और सिर्फ स्पर्म के लिए होता है, ना कि oogenesis के लिए, तो ये राइट आंसर्स होगा। अगेन meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell populations, ये भी सही है, क्योंकि ये भी सिर्फ स्पर्म के लिए होगा, ना ही ओवम के लिए, ओवम के लिए नहीं होता, मतलब कि oogenesis का प्रोसेस में ये हेल्प नहीं करता। एंड इट इज़ द कंट्रोल बाय द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी, ये तो दोनों में होता है, सो ये भी नहीं होगा, ये राइट आंसर, ये गलत आंसर है। एंड फिर है इट इज़ इनिशियल एट प्यूबर्टी, इनिशिएटेड एट द प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ना कि oogenesis, तो द राइट आंसर्स इज बी, सी एंड ई।
एज कम्पेयर टू द दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट को फॉलो ये तीन ही रूल कर रहा है, तीन स्टेटमेंट कर रहा है, तो राइट आंसर बी, सी एंड ई हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज बी, सी एंड ई ओनली। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि कहा जा रहा है लिप्स लूप इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रास्टिव यूज्ड, है ना, कंट्रास्टिव यूज। तो लिप लूप्स के लिए क्या किया जाता है? लिप लूप्स जो है ये एक एग्जाम्पल्स है किसका? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का ये एग्जाम्पल्स होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3। अगेन फिर अभी जैसे कि यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो होता है वो किसका एग्जाम्पल्स है ना, सॉरी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के क्या एग्जाम्पल है? तो एलएनजी आपने 20 पढ़ा होगा, एलएनजी 20, और भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना। सर्वाइकल बैरियर वगैरह के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को जिसके एग्जांपल हमें, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। फैटी एसिड जो होते हैं और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ब्लड में। बिल्कुल सही बात है, ये तो नहीं हो सकता। सो मतलब कि ये सही है स्टेटमेंट फर्स्ट। एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? स्पेशलाइज्ड लिम्फोइड कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स कैरी ग्लाइकोमाइक्रोन एंड लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। ये भी सही है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो द राइट आंसर इज ए। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है? गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, मतलब कि दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें कहा जा रहा है कि द कोगुलेशन इज फॉर्म्ड अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन्स। इसको थ्रोम्बिन्स नहीं बोला जाता है, इसको थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगेन फिर है स्टेटमेंट सेकंड में, स्प्लीन इज अ ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी। हाँ सही बात है, आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, मतलब कि द राइट आंसर इज सेकंड। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, मतलब कि हायरार्की से क्वेश्चन दिया गया है। इन द असेंडिंग ऑर्डर में हमें जाना है, मतलब कि सबसे बड़े वाले को पहले लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसके लिए एक मैंने फॉर्मूला बनाया है, सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी। जैसे कि आपको इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, ठीक है। तो ऑफ के एफ से हो जाएगा फैमिली, है ना, स्पेसिस के सम के इस से हो जाएगा स्पेसिस, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, ठीक है। उसी प्रकार सब में हम चेक करेंगे। सम गर्ल्स ऑफ में एफ आना चाहिए था लेकिन ओ है तो ये गलत हो गया। उसका सम गर्ल्स ऑफ आवर के ओ होना चाहिए था लेकिन फाइलम है तो गलत। फिर सम गर्ल्स ऑफ आवर, वहाँ पे ओ होना चाहिए था लेकिन सी है तो ये भी गलत। तो द राइट आंसर इज ए। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन। ये कंडीशन होता है वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ऑन सेल एज फॉरिजन बॉडी। ये गलत है, फॉरिजन दूसरे की बॉडी में तो नहीं हो सकता ना। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर खुद की बॉडी में होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? रिमेटॉइड्स अर्थराइटिस जो बीमारी होता है इस कंडीशन में वेयर बॉडी डज नॉट अटैक द सेल्फ सेल। नहीं, ये तो अटैक करता है ना, यहाँ नॉट नहीं होना चाहिए था। नॉट अगर नहीं होता तो सही होता, बट नॉट है इसीलिए ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अर्थराइटिस नाम की बीमारी में क्या होता है कि बॉडी जो होते हैं वो खुद के सेल को ही मारने लगते हैं, खुद के सेल को ही ख़त्म करने लगते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। हाँ, बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इन सिटू कंजर्वेशन रिफर्स टू, मतलब कि इन सिटू कंजर्वेशन इनमें से कौन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, ये तो सही लग रहा है क्योंकि अपने नेटिव प्लेस में इसको प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जाता है और जितने इकोसिस्टम है सबको। यहाँ पे लिखा है कंजर्व ओनली हाई रिस्की, तो ये तो एक्सिटिव में आएगा। हाई रिस्की वाले एक्सिटिव में कंजर्व होते हैं, या फिर इंडेंजर्ड जो कि विलुप्त होने की कगार पे हैं तो उनको भी एक्सिटिव में रखते हैं, या फिर कोई एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको कंजर्व, है ना, किया ही नहीं जाता। सो द राइट आंसर्स अकॉर्डिंग टू इन सिटू कंजर्वेशन इज ए। अगेन फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की जब भी बात है कॉनिडिया, ठीक है, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। अब चैप्टर 1 से आता था, मतलब पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर था उससे आता था, लेकिन अब नहीं आएगा। अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हमको पढ़ना है, एक ACR एक RER। ACR जो होता है वो लिपिड का सिंथेसिस करता है और RER प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन को। RER हैज़ राइबोसोम, ठीक है। अब राइबोसोम अटैच्ड होता है इन द RER। अब राइबोसोम अटैच होगा तो राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद ACR डिवाइड इन द राइबोसोम, डिवाइड या फिर अवॉइड बोलिए, मतलब अवॉइड करता है राइबोसोम को, तो सही बात है। ये तो लिपिड को सिंथेसिस करता है, तो ACR इज द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है, इन प्रोकैरियोट ओनली RER आर प्रेजेंट। तो प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ RER नहीं होता, उसमें ACR भी होता है, क्योंकि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल सेलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू दैन अदर दैन द मेन कैरेक्टर वैल्यू लीड टू। इसका राइट आंसर डायरेक्शनल चेंज हो जाएगा। नेचुरल सेलेक्शन से रिलेटेड डायरेक्शनल चेंज ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन से रिलेटेड चेंजिंग होती है। अगेन फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नाइट्रोजिनस वेस्ट इज excreted in the forms of pellet and passed by the right answer is पावा। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे फिर से। ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल, मतलब कि ये जहाँ पे ब्रीडिंग क्रॉपिंग होता है हायर लेवल पे ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड हायर प्रोटीन्स एंड द हेल्दर फैट्स इज कॉल्ड बायोफर्टिफिकेशन। दिस इज़ द NCERT लाइन। इसी को चिपका दिया गया है NCERT के डिफिनीशन को, मतलब कि बायोफर्टिफिकेशन का जो डिफिनीशन NCERT में दिया गया है उसी लाइन को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम फिर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। द राइट आंसर इज कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसे, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा हो सकता है इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन, जो कि बोन के बीच बीच में प्रेजेंट होता है इन द वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होता है, तो पीछे की साइड में होता है, और पीछे की साइड में 26 हड्डी जो होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के होते हैं, और उसके बीच बीच में कार्टिलेज होते हैं, ना कि इंटरकैलेट डिस्क होते हैं या रिलेटिव या फिर स्मूथ मसल्स। यहाँ पे कार्टिलेज की बात की जा रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो है ये हमारा जेनेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन द लेंथ ऑफ DNA मॉलिक्यूल 1.1 मीटर एंड व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ द बेस पेयर। बेस पेयर जो होता है वो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होता है, ठीक है। ये NCERT के बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन है। अगेन फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। Restriction endonuclease recognize a specific sequence to cut DNA known as palindromic sequence GAATTC and CTTAAG को आपने पढ़ा ही है, ये राइट आंसर है। उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है दूसरे स्टेटमेंट पे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट द DNA को कट करता है। उसके बाद फिर ये क्या करता है, एंड स्टेट द अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, द राइट आंसर इज ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। मतलब oogenesis के प्रोसेस में कौन सा, मतलब कि कौन से स्टेज में oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, स्टार्टिंग होती है। तो प्यूबर्टी लिखा हुआ है। प्यूबर्टी में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्यूबर्टी में कभी भी oogenesis स्टार्ट नहीं होता। प्यूबर्टी टाइम में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होते हैं, स्पर्म आना स्टार्ट होता है, ना कि ओवम आना स्टार्ट होता है। ओवम कभी भी अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आती है। बर्थ में तो बर्थ अब जन्म हुआ तो उसके बाद से थोड़ी ना होगा। एडल्ट कहने का मतलब है कि 18 साल के बाद तो नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाते ही उनका स्टार्ट होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिफर्स टू माइटोसिस। माइटोसिस के ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2021 और 23 दोनों में पूछा गया है, ठीक है। ये जो
ऑप्शन कह रहा है इनकरेक्ट हमको चूज़ करना है रेफरेंस ऑफ माइटोसिस के रेफरेंस में, ठीक है। तो ऑल द क्रोमोजोम लाई टू एट इक्वेटर ऑफ द मेटाफेज, बिल्कुल सही है, इक्वेटर पे ही जाता है, मेटाफेज के इक्वेटर पे ही उसके जो भी क्रोमोजोम होते हैं वो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोजोम ऑफ द सेंट्रोमेर ऑफ द क्रोमोजोम, नहीं, यहाँ क्रोमोजोम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे काइनेटोकोर होना चाहिए था, ठीक है। सो द राइट आंसर यही होगा क्योंकि यही इनकरेक्ट लग रहा है। अगेन क्रोमोजोम डिसेंड इन द टेलोफेज, सही बात है। स्प्लिटिंग द क्रोमोजोम अकर्स इन द एनाफेज, सही बात है। स्प्लिट करने का काम एनाफेज में होगा और क्रोमोजोम डिकंडेंस जो होगा वो टेलोफेज में होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से भी कुछ कुछ पॉइंट याद करते रहने हैं, ठीक। इसको रिवाइज कराने का एक ही मतलब है कि आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो थोड़ा सही से, बहुत धीरे धीरे और ज़्यादा स्पीड में ना देखें, है ना। अब हम आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। गिवन द टू स्टेटमेंट लेवल 1 इन असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट एंड बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, बिल्कुल सही बात है। जितने भी वर्टिब्रेट होता है उसको हम कॉर्डेट बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जितने कोऑर्डिनेट है उसको हम वर्टिब्रेट नहीं बोल सकते। उसके बाद दूसरा है नोटोकोड इज रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम बाय एडल्ट ह्यूमन, सही बात है। नोटोकोड का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, किसमें, एडल्ट कोई भी वर्टिब्रा है उसमें हम कर सकते हैं। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर मतलब कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक हैज़ एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड लिजार्ड, है ना। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, इसका राइट आंसर पावा, पेशाइन एंड कर्पस। ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो आपको पता है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि आपने एनसीईआरटी के फर्स्ट ही लाइन में पढ़ा होगा। एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज, दिस इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, बट न्यूरोग्लिया सेल जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, ये एक एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम अगले वीडियोज़ में 176 से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। सो अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश ml ऑफ O2 इन द टिश्यू, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल एनसीईआरटी है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब कि प्रत्येक 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितने O2 होंगे, मतलब कि हीमोग्लोबिन के कितने डिलीवर करेगा, ठीक है। सो सिंपल सा है, इसमें 5 लीटर होगा और 4 लीटर, यहाँ पे 4 मैंने लिखा है, तो 4 लीटर कब होता है, जब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना हो करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। सो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर इनटू द O2, तो यहाँ पे 4 लीटर हो जाता है जब डीऑक्सीजनेटेड रहता तब, लेकिन ऑक्सीजनेटेड है तो 5 होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को यहीं पे रहने देते हैं, इसके बाद हम अगले वीडियोज़ में 176 से मिलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं मैंने सब डिस्कस कर लिया है, जो भी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, सब कुछ हमने एक एक करके सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको बायोलॉजी PYQ मिलेगा, है ना। शॉर्ट PYQ नहीं, वहाँ पे लॉन्ग PYQ में जाना है। इसमें जितने भी वीडियो हैं सबको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके मार्क्स वहाँ से इंक्रीज़ होंगे ही होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपने अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।